नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जाने माने कवि कुमार विश्वास राहत इंदौरी को किस तरीके से याद कर रहे हैं, ये उनके एक लेख से जो दर्द है वो झलका है। लेख कुमार विश्वास का है, मेरी जुबानी सुनिए। राहत इंदौरी का जाना एक कलंदर का जाना है। सैकड़ों यात्राओं, मंच और नेपथ्य के साथ में मैंने उनमें एक बेखौफ फकीर देखा था, उस परंपरा का जो कबीर से चलकर बाबा नागार्जुन तक पहुंचती है। राहत भाई हिंदी उर्दू साहित्य के बीच के सबसे मजबूत पुल थे। मेरी याददाश्त में मैंने किसी शायर को मकबूलियत के इस उरूस पर नहीं देखा था जितना उन्हें। उनके अंदर की हिंदुस्तानियत का यह जादू था कि हिंदी कवि सम्मेलनों में भी उन्हें वही मुकाम हासिल था जो उर्दू मुशायरों में था। राहत भाई मुफट होने, इंदौरी होने, शायर होने और इन सब से बढ़कर हिंदुस्तानी होने पर ताउम्र फिदा रहे और गजब के फिदा रहे। पिछले 20 सालों में उनके ही साथ किसी हमसफर को उनके सफर का इतना साथ मिला हो जितना मुझे, ऐसा मैं नहीं मानता। दुनिया भर की यात्राओं में जिस नजाकत भरे लेकिन मजबूत तरीके से वे हिंदुस्तानियत को थाम कर चलते थे, उनकी शायरी में, अदायगी में और चेहरे पर इसकी हनक देखते ही बनती थी। कई मुल्कों के खचाखच भरे ऑडिटोरियम की कशमकश भरी वे रातें मेरी आंखों को मुहज़्ज़बानी याद है, जहां अपने जुमलों और शेरों में महकती हिंदुस्तानियत की खुशबू पर आपत्ति उठाने वाले लोगों से राहत भाई अपने तेवर, फिलवदी जुमलों और के हथियार लेकर एकदम भिड़ जाते थे। बहरीन की एक महफिल में जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के श्रोता लगभग बराबर की संख्या में मौजूद थे, वहां खूब देर तक तालियों के शोर के बीच सुने जा रहे राहत भाई ने जब अपनी एक गजल का मतला पढ़ा कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो महफिल के एक खास हिस्से से एक चुभता हुआ सा जुमला उठा। राहत भाई, कम से कम गजल को तो मुल्क के रिश्ते से बाहर रखिए। जुमले के समर्थन में छिटपुट तालियों और विरोध में जनता के फिक्रे और ज्यादा तालियों के शोर के बीच परिस्थिति की कमान को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते मुझे खामोश होने का इशारा किया और अपने मशहूर अंदाज में माइक को थाम कर कहा कि हिंदुस्तान के एक अलग हुए टुकड़े के बिछड़े हुए भाई, जरा ये शेर भी सुनो। ए ज़मी, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। ए ज़मी, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। असली खिलाड़ी वो नहीं होता जिसे खेलना आता है, बल्कि वो होता है जिसे मैदान की समझ होती है। उन्हें पता होता था कि किस महफिल में कौन से अशआर पढ़ने हैं। जब कभी वो आईआईटी या किसी और कॉलेज में होते तो शरारती अशार के अलावा आपसी प्रेम और यकजहती फैलाने वाले शेर जैसे फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। जिस तरीके से शेर सुनाया करते थे। आज जब उनकी बेबाकी और कहन की बेलौसी का चर्चा है
और लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि खामोशी के इस दौर में बेहिचक कह देने वाले ऐसे शायर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब शायद ही किसी का ध्यान इस तरफ गया हो कि पिछले 50 सालों से हिंदी उर्दू मंचों के सबसे बड़े सितारे को किसी सरकार ने पद्मश्री तक के लायक नहीं समझा। उनकी शायरी के और उनके मुझ जैसे प्रशंसक के लिए व्यवस्था की उपेक्षा का दंश उस वक्त ज्यादा टीस उठता है जब उनके अस्पताल जाने से लेकर उनके अंतिम सांस लेने तक करोड़ों लोग उनके लिए शिफा की दुआ करते दिखते हैं और करोड़ों लोग मगफिरत की दुआ मांगते दिखते हैं। हालांकि राहत भाई को इन सब बातों की चिंता कभी रही ही नहीं। मेरी आंखों के आगे तैर जाता है इंदौर के खचाखच भरे अभय प्रशाल का वो ऐतिहासिक इंटरनेशनल मुशायरा जहां कई देशों के बड़े कवि और शायर आए हुए थे। उसमें स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी से लेकर स्वर्गीय निदा फाजली साहब तक उपस्थित थे। उस मुशायरे में पाकिस्तान से उर्दू की बहुत बड़ी शायरा रेहाना रूही भी आई थी। अपने कलाम को शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि जब मेरा जहाज इंदौर के ऊपर पहुंचा और लैंडिंग से पहले उसने शहर का एक चक्कर काटा तो एक शेर कहीं से मेरे जहन में अचानक उतर आया कि जहां में धूम है हल्ला है अपने राहत का, जहां में धूम है हल्ला है अपने राहत का, यहीं कहीं पे मोहल्ला है अपने राहत का। उनके बारे में मैं मंच से हमेशा कहता था कि असली शायर वो जो अपने नाम से पहले अपने शेर से पहचान लिया जाए। राहत जी एक खुदरंग शायर हैं। उनका अपना ही एक अनोखा रंग है। हालांकि इस बेहद संजीदा और सच्चे जुमले पर भी वे माइक से मुझे छेड़ते हुए कह देते थे कि डॉक्टर, अगर तू ये मेरे चेहरे के रंग को देखकर कह रहा है तो ये तेरी बदमाशी है, और अगर मेरी शायरी के लिए कह रहा है तो सुभान अल्लाह। राहत भाई के शेरों में इंसान होने की हनक बहुत होती थी। कई बार तो वो हनक शरीफ लफ्जों की आखिरी हद को छूकर निकल जाती थी। एक बार एक लंबी हवाई यात्रा में ऐसे ही कुछ शेरों पर बहस मुसाहिबा और तबसरा करते हुए मैंने राहत भाई को छेड़ा कि राहत भाई, आपके कुछ शेरों में तो ऐसा लगता है कि जहां मिसरा खत्म हुआ है उसके बाद शायद कोई गाली थी जिसे आपने साइलेंट कर दिया। उसके बाद तो राहत भाई की आदत में ये शुमार हो गया कि वे दुनिया के किसी भी डायस पर जब कोई हिंदुस्तानियत की हनक वाला शेर पढ़ते तो अक्सर तालियों के बीच निजामत कर रहे मेरी तरफ देखकर आंख मारकर कहते, डॉक्टर इसमें साइलेंट है। बहरहाल जनता तो समझ नहीं पाती, लेकिन हम दोनों जोरदार ठहाका लगाते। राहत भाई ने श्रोताओं और हम जैसे चाहने वालों के दिलों पर राज किया है। उस बेलौस फकीर राहत इंदौरी का शरीर भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन राहत इंदौरी नहीं मर सकता। उनके लफ्जों में वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।